लास्ट क्लास आपकी ख़त्म हुई थी सेक्शन 4 पर। अब यहाँ सेक्शन 5 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 5 जिसके बारे में पीछे डिस्कशन हो चुका है, बस वहाँ लिखा नहीं था कि ये सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 बोलता है कि पार्टनरशिप क्या है, तो एक रिलेशनशिप है जो बनाया जाता है फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए बनता है, ना कि एक स्टेटस से बनता हो। यही बात लिखवाई थी डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एचयूएफ में। दिस मीन्स दैट पीपल आर पार्ट ऑफ अ एचयूएफ और अ बुर्मिस बुद्धिस्ट कपल हु रन अ बिजनेस टुगेदर। एचयूएफ के पार्ट या बुर्मिस बुद्धिस्ट कपल के जो मेंबर्स हैं, जो लोग आपस में बिजनेस कर भी रहे हैं, टुगेदर कर रहे हैं बिजनेस, आर नॉट कंसिडर्ड द पार्टनर्स इन द बिजनेस। वो उस बिजनेस में पार्टनर नहीं कंसीडर किए जाते। पार्टनर केवल वही कंसीडर किए जाएंगे जो एज पर कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। सेक्शन 5, ठीक है। बढ़ते हैं आगे सेक्शन नंबर 6 पर। सेक्शन 6 है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। लिखेंगे इन डिटरमाइनिंग whether a group of person in firm or not. A person is a partner or not. Regard shall be had to all the facts taken collectively. ये गलत लिख दिया शायद, एज आएगा। तो सेक्शन 6 हमें बता रहा है कि पार्टनरशिप का ज़रा चेक किया जाए। कोई फर्म है या नहीं, कोई पार्टनर है या नहीं, समझे। कैसे? अब यही देखो, हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन में देखा था कि अ ग्रुप ऑफ पर्सन, है ना, विच कलेक्टिवली डूइंग अ वर्क टुगेदर फॉर शेयरिंग प्रॉफिट, यही तो था, उसी को हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो अब सवाल ये है कि वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज फर्म और नॉट। लोगों का ग्रुप फर्म कहलाएगा या नहीं कहलाएगा?
एक पर्सन पार्टनर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? रिगार्ड शैल बी हेड टू ऑल द फैक्ट्स टेकन कलेक्टिवली। तो इसका जो जवाब देना है, वो जवाब देने से पहले सारे फैक्ट्स को एक कलेक्टिवली हमें कंसीडर करना पड़ेगा, समझे? कलेक्टिवली कंसीडर करना पड़ेगा, तब हम बताएंगे कि ग्रुप ऑफ पर्सन फर्म है या नहीं, कोई पर्सन पार्टनर है या नहीं। इसका मतलब तो ये हो गया कि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जिसमें कि डेफिनेशन वाली ही बातें लिखी होंगी, देखने में आ रही होंगी, लेकिन वो ना तो पार्टनर है ना पार्टनरशिप है। इसका मतलब यही तो हुआ, कुछ केस ऐसे हैं जहां हमें डेफिनेशन में लिखी हुई बातें देखने को मिल रही होंगी, लेकिन वहाँ असल में वहाँ पर पार्टनरशिप नहीं होगी। जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ था ना, डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि जो पर्सन है वो आपस में मिल रहे हैं फॉर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, और वही पार्टनर है। लेकिन मैं कहता हूँ कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ प्रॉफिट शेयर तो हो रहे हैं लेकिन पार्टनर नहीं है वो। देखा जाए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस is not the conclusive evidence of partnership। ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। आगे ना बात वही, कंक्लूसिव का मतलब इकट्ठा एक साथ, मतलब पक्का वाला है, और एविडेंस तो पता ही है तुम्हें। हाँ, तो क्या हमारे पास कोई एग्जांपल है ऐसे? ऑब्वियसली बिना एग्जाम्पल के तो ये टॉपिक हमें झूठ लगेगा। एग्जाम्पल देखें, लैंडर ऑफ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स विद द फर्म। विद द फर्म, लैंडर ऑफ फर्म कोई है जो फर्म को लैंड कर रहा है, मतलब किराए पे ही, फर्म को ही किराए पर दे दिया है, तो वो बाद में फर्म के साथ प्रॉफिट में हिस्सेदारी रख लेता है, तो पार्टनर थोड़ी बन गया, पार्टनर नहीं हुआ। किसी ने अपना फर्म किराए पे दे दिया, अब उस फर्म के ही साथ वो प्रॉफिट शेयर कर लेगा। दूसरा, वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर admitted to the benefit of firm। पार्टनर मर गया, उसके बीवी बच्चे फर्म में बेनिफिट के लिए एंटर हो जाते हैं,
तो वो पार्टनर थोड़ी बन गए, जैसे माइनर वाला केस बताया था, पार्टनर थोड़ी बन गया वो। लेकिन प्रॉफिट में तो हिस्सा ले ही रहा है। और देख लेते हैं। गलत है। DECEASED, पहले से ही लिखा था। अब भाई क्या करूं, मेरे इंग्लिश क्या है कि मैं देशभक्त हूँ, तो मैं इंग्लिश को बहुत अच्छे से प्रमोट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर से वो देशभक्ति निकल जाती है कि नहीं, इंग्लिश को बदनाम करना है। एम्प्लॉई शेयरिंग प्रॉफिट विद द फर्म, एम्प्लॉय भी है, फर्म के साथ शेयर कर लेता है प्रॉफिट। तो एम्प्लॉय पार्टनर थोड़ी बन गया। नहीं, वो एम्प्लॉय थोड़ा की पर्सन है ना, तो वो उसे निकलने की बात कर रहा है, वो माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के गूगल में जा रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट कहेगा कोई बात नहीं भाई, सैलरी ले, साथ में तेरे को कुछ प्रॉफिट का हिस्से भी दे देंगे, घबरा मत, है ना। वो कह रहा है कि गूगल ने मुझे CEO के लिए बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। तो ये कहेगा कि भाई तेरे को मैं CEO बना रहा हूँ ना, बैठ। बोले ना, वहाँ पर सैलरी भी अच्छी खासी है थोड़ी सी, मैं दे रहा हूँ ना, घबरा क्यों रहा है। अरे वहाँ जितना आप दे रहे हो उससे ज़्यादा मिल रहा है। अरे भाई तेरे को प्रॉफिट का हिस्सा दे रहा हूँ, सैलरी के साथ प्रॉफिट का हिस्सा भी दे रहा हूँ। तो ऐसा होता है। तो ऐसे में एम्प्लॉय को प्रॉफिट का हिस्सा दे देते हैं, लेकिन वो पार्टनर थोड़ी हो गया। अगला, सेलर ऑफ गुडविल, सेलर ऑफ गुडविल मेक्स एन एग्रीमेंट with buyer that seller will share profits even after the sale of goodwill। अब कोई जो है अपना गुडविल बेच देता है दूसरे को, तो या तो वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना ले कि जिसमें केवल सेल है, मैं अपना गुडविल बेच रहा हूँ, तुम्हें जो करना करो, मुझे उसके बाद मतलब नहीं है, मुझे बस पैसे से मतलब है, मुझे मेरे गुडविल के पैसे दो, मैं चलता बनता हूँ, है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा कि मैं तुम्हें अपना गुडविल बेच रहा हूँ, ठीक है, पैसा तो लूँगा, लेकिन प्रॉफिट में हिस्सा भी लूँगा, क्योंकि वो प्रॉफिट तो मेरी गुडविल की वजह से कमा रहे हो। तो पार्टनर थोड़ी बन गया, लेकिन प्रॉफिट में तो हिस्सा ले रहा है ना। पानी दो।
दो 2.5 लाख रुपए लेके चलो। पूरा 4-5 सिस्टम चाहिए। सिस्टम क्या एक डेस्कटॉप और बाकी 2-3 लैपटॉप, और उसके बाद फर्नीचर के रूप में जो है कि 8-10 चेयर्स, 2-3 टेबल और एक ऑफिस, एक एसी, 2-4 पंखे, लाइट बल्ब और उसके बाद अपना जो तुम ऑफिस को डेकोरेशन करवाना चाहते हो, एल्युमिनियम पैनल लगाना और है ना, विंडोज़ वगैरह सब, बस उसके बाद तो 2 लाख ना 2 लाख एक दीवार पे पूरा शेल्फ ऐसा बनवा लो और उस पर सिर्फ अपने पर्पस की किताबें खरीद कर रख लो। किताबें अरे पड़ेगा नहीं अपनी रख देंगे। बस इतना ही काफ़ी है वहाँ। 2.5 कल खोल लेते हैं बैठेंगे उत्तर बन जाएंगे। अच्छा in all the above cases there is sharing of profits और लॉसेस, है ना, प्रॉफिट और लॉस तो हो रहा है, बट देयर इज नो पार्टनरशिप। कोई पार्टनरशिप नहीं है ये। ठीक है, सेक्शन 6 कंप्लीट हो गया, जब हमें पार्टनरशिप को बता रहा है कि पार्टनरशिप है या नहीं है। अब आ जाते हैं टॉपिक पर, लिख लिया। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, दो टाइप में बटा हुआ है पार्टनरशिप। तो पहला है पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल। और दूसरा है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल विच इज कॉल्ड सेक्शन नंबर 7, पर्टिकुलर पार्टनरशिप विच इज सेक्शन नंबर 8। यानी दोनों को पढ़ना है, यहीं पढ़ा देता हूँ दोनों को। पार्टनरशिप एट विल, विल मतलब इच्छा। when there is no fixation of duration or determination of
नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल का मतलब हो गया जब टाइम डिसाइड नहीं है कब तक पार्टनरशिप करनी है, ये भी डिसाइड नहीं है कि जो काम कर रहे हैं पार्टनरशिप कर रहे हैं वो किस नेचर का पार्टनरशिप है। In that case it is called partnership at will। ना ये पता कि कब तक चलेगा, ना ये पता कि वो पार्टनरशिप कैसा है। अगली बात इसी में देखो, एक और बात है कि इफ अ पार्टनर wants to dissolve partnership अगर कोई पार्टनर चाहता है डिसॉल्व करना पार्टनरशिप को, तो पार्टनरशिप इज सपोज टू बी dissolved from the date mentioned in the notice, and if no date is mentioned, if no date is mentioned, then from the date of communication of notice कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व करना चाह रहे हैं पार्टनर्स, या कोई भी पार्टनर चाहता है कि पार्टनरशिप डिसॉल्व कर लें, तो माना जाएगा सपोज टू बी डिसॉल्व, पार्टनरशिप को तभी डिसॉल्व माना जाएगा जब जिस तारीख को नोटिस मेंशन कर दिया गया हो। और अगर मेंशन नहीं किया है, नोटिस डेट ही नहीं बताई है कि इस तारीख को नोटिस दिया जा रहा है, तो इस केस में जिस दिन नोटिस को कम्युनिकेट किया गया है, बताया गया, उसी दिन से माना जाएगा। एक तो होता है कि नोटिस आ गया, मतलब कोई पार्टनर है वो डिसॉल्व करना चाह रहा है, उसने नोटिस दिया और बोला कि मैं पार्टनरशिप डिसॉल्व करना चाह रहा हूँ फ्रॉम द डेट ऑफ 1 अक्टूबर 2024, है ना। तो कोई बात नहीं, 1 अक्टूबर 2024 से डिसॉल्व हो जाएगा, वो तो डेट मेंशन हो गई। लेकिन अगर कुछ ऐसा आता है कि मैं पार्टनरशिप डिसॉल्व करना चाहता हूँ, और ये बात वो बता रहा है आज 13 तारीख को, तो जिस दिन ये नोटिस कम्युनिकेट किया गया है उसी दिन से पार्टनरशिप डिसॉल्व मानी जाएगी। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये हो गया सेक्शन 7। अब आ जाते हैं पार्टनरशिप एट अ पार्टिकुलर पार्टनरशिप। अब पार्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब क्या है, किसी मेन पर्पस के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, काम खत्म पार्टनरशिप खत्म, यानी कि जॉइंट वेंचर है। तो सेक्शन 8 है वो। अरे पार्टनरशिप करना किसी पर्पस के लिए, वो पर्पस खत्म पार्टनरशिप खत्म। वही तो कह रहा हूँ। जैसे मान लो
कि पार्ले जी वाला जुड़ जाए ब्रिटेन या फिर ऐसे ना दो से जॉइंट वेंचर कहेंगे ना। लेकिन वो पर्पस भी तो होना चाहिए कोई। मान लो कि कोई एक हाईवे प्रोजेक्ट बनाना है, एक्सप्रेस हाईवे, जैसे यमुना एक्सप्रेस वे बना था, ऐसे ही कोई एक एक्सप्रेस हाईवे बनना है। ऐसे गंगा एक्सप्रेस में बनना अब उसमें दो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन कंपनीज अपना अलग अलग काम करते हैं, इंडिविजुअली काम कर सकते थे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अकेला नहीं हो पा रहा, तो दूसरे से कहा कि भाई पार्टनरशिप कर लेते हैं, पार्टनरशिप में ऐसे बना लेते हैं। मेरे पास मशीनें बहुत सारे, तुम्हारे पास वर्कर्स बहुत सारे हैं, कुछ हाईटेक मशीनें मेरे पास हैं, कुछ हाईटेक मशीनें तुम्हारे पास हैं, मिला के जब पार्टनरशिप कर लेंगे तो सारे रिसोर्स इस्तेमाल हो जाएंगे, है ना। कहा ठीक है चलो, तो मान लो कि अम्रपाली और जेपी है, अम्रपाली और जेपी दोनों आपस में जुड़ गए, वो प्रोजेक्ट बनाया। सपोज़ करो 1500 किलोमीटर का वो एक्सप्रेस हाईवे था, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। तब तक ये पार्टनरशिप चल रही है जब तक वो प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, पेमेंट रिलीज़ हुई, बांटा आपस में, प्रॉफिट वॉफिट सब कुछ बांट बूट लिया और मामला ख़त्म। तो इसमें क्या होगा, फिक्सेशन आ जाएगा ना। व्हेन देयर इज फिक्सेशन ऑफ वेंचर, फिक्सेशन ऑफ वेंचर और अंडरटेकिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का फिक्सेशन कर दिया जाता है तो वो पार्टिकुलर पार्टनरशिप कहलाता है। डिसाइड कर दिया है कि इतने तारीख तक हमारी पार्टनरशिप चलानी है, आज हम पार्टनरशिप बना रहे हैं, और कब तक बनाएंगे, तो इतने इस वक्त तक बनाएंगे, या इस कंडीशन को पूरा होने तक बनाएंगे, या इतनी तारीख तक बनाएंगे। मतलब कि कुछ एक बता दिया कि हाँ इसके बाद पार्टनरशिप हमारी नहीं रहेगी। चल रही रहेगी वो, कुछ जब तक ना बोले तब तक नहीं टूटेगी। नोटिस ना दे, नोटिस ना दे। हाँ, तो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 कंप्लीट हो गया। बढ़ेंगे सेक्शन 9 की तरफ। सेक्शन 9 जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की अपनी जनरल ड्यूटीज़ क्या हो सकती है? कुछ तो ड्यूटीज़ होंगी ना पार्टनर की। देखो, पहली ड्यूटी टू वर्क फॉर द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज ऑफ द फर्म। दूसरी ड्यूटी टू बी जस्ट एंड faithful to the other। तीसरी ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट और इंफॉर्मेशन relating firm to the other partner
और to his legal representative in the event of death of the partner. रेंडर अकाउंट ही ना है रेंडर अकाउंट किस लाइन to be just and faithful to the other. फीचर रेंडर render account पार्टनर का लिखा पार्टनर टू हिज to his legal representative. और मलाइकों का बात कर गया बहुत दुख की बात है उनके इस दुख पे हम 2 मिनट का मौन धारण कर सकते हैं। मौन धारण करना है। तो हो गया 2 मिनट हो गए ओम शांति। तुम लिख सकते थे। हम लिख चलो तो कल मरा था कोई बात नहीं, मौन तो कभी भी धारण कर सकते हैं। उसी की होता है ना शायद बुद्धि भी होता तू करते वैसे आत्मा को शांति मिले, ना मान दे तो ना बैठ गए एक बार मैंने कहा देना तो उनको अपनी तरफ से दुख जाहिर करते हैं। आपके दर्द वीडियो में आपकी आवाज़ उनको दर्द हो गया जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। क्या ड्यूटी है पार्टनर की कि वो जो भी काम करता है, पहले तो ये ना, टू वर्क फॉर द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज ऑफ फर्म। काम करे तो किसके लिए? फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज पहुंचाने के लिए। दूसरी बात, टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू अदर। दूसरों के लिए फेथफुल रहे, मतलब भरोसा जीते, दूसरों को ऐसा काम करे कि दूसरे उस पर भरोसा रखें। तो मतलब ऐसा होता है कि वो एक मतलब डिपेंडेंट होते हैं ना कि काम करते हैं क्या मतलब? एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए काम करता है, ऐसा होता है ना फर्म में तो वो तो है। हाँ, तो फिर तो होगा इसमें और तीसरा, टू रेंडर अकाउंट और इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग फर्म टू द अदर पार्टनर। फर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूसरे पार्टनरों को पहुंचाता रहे, ठीक है। और टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या फिर अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी क्या करे? फर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे। ताकि मरने के बाद वो उसकी जायदाद ले सके। हाँ, इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ पार्टनर, ताकि मर जाए तो कम से कम रिप्रेजेंटेटिव को पता तो रहे। कितनी प्रॉपर्टी है लड़के की। हाँ, यही क्या उधारियाँ वगैरह भी, जैसे लाइबिलिटियाँ वगैरह क्रिएट कर रखी हो तो वो भी सब पता तो रहे से, वरना हाल वो हो जाएगा। जैसे अगर तुम लोगों ने वो मूवी देखी है धमाल मूवी, उसमें स्टार्टिंग में ही वो एक घोड़े वाली पेंटिंग लेकर जाते हैं, एक कोई मरा है उसके घर पे, पारसी एक मर गया उसके घर पे, और जाके कहते हैं कि आपके पिताजी ने हमसे एक पेंटिंग खरीदी थी, तो पेंटिंग बनके तैयार है, बस 10,000 रुपये की पेंटिंग थी वो। तो वो कहता है कि मेरे पापा को तो पेंटिंग का तो शौक़ नहीं है, कभी उन्होंने मेरे को बताया भी नहीं। तो कहता है कि मरने का शौक़ था? नहीं ना, मरे ना। तो 10,000 रुपये भी ले लेता है, और खाली मतलब पेंटिंग नहीं थी उसमें, खाली एकदम ब्लैंक था। तो कहता है कि ये पेंटिंग किसकी है? तो कहता है घास खाते हुए घोड़े की। तो कहता है कि इसमें घास और घोड़ा कहाँ है? पहले कहता है घास कहाँ है, तो वो तो घोड़ा खा गया। फिर घोड़ा कहाँ है? तो रुका थोड़ी रहेगा, वो तो चला गया। अब ऐसे मूवी बनती नहीं है, पहले ही बनती हुई इतनी मस्त मूवी आसमान पास वाली। अब बनती है ना, वल्गैरिटी भर देते हैं, कॉमेडी के रूप में वल्गैरिटी है। अब नहीं है वैसे मूवी दिखती नहीं है। अब मूवी में गाली ना हो
तो मूवी किस बात की? मूवी में तो नहीं होती, वेब सीरीज में तो होती है। मूवियों में भी होती है ना। अब होती है। मूवियों में भी गालियाँ होती हैं, लेकिन उन गालियों को वो Unsound या कर तो देते अनसाउंड कर दिया या बीप डाल देते हैं। सेक्शन 9 कंप्लीट हो गया। घूम फिर के आ जाते हैं सेक्शन 10 पर। टू indemnify other partners for the loss caused to them by the conduct of a partner। और ये सेक्शन 10 बहुत बार अप्लाई होता है। एक पार्टनर की वजह से दूसरे पार्टनर को अगर नुकसान हो रहा है तो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग ये पार्टनर इंडेमनीफाई करेगा। उसका इंडेमनीफाई का मतलब होता है कंपनसेट करना। उसका लॉस दे देगा। हाँ सर। अब जैसे पार्टनरशिप फर्म में ही एक पार्टनर ने कोई काम किया, उसकी वजह से दूसरे का नुकसान हो गया, ठीक है, होता है ना ऐसा। कंपनसेट करेगा भाई पार्टनर। जैसे 3 पार्टनर हैं तो एक का काम सेल्स डिपार्टमेंट देखना, मतलब सेल करना, दूसरे का काम है अपना मैनेजमेंट चलाना, और तीसरे का काम है प्रोडक्शन को देखना। अब प्रोडक्शन वाले पार्टनर की वजह से कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से सेल्स नुकसान कर गई है, तो नुकसान हो गया उसका, अब वो भरपाई यहाँ से मांगेगा। प्रोडक्शन वाले से। या कोई है जो 3 पार्टनर हैं ABC, किसी फोर्थ मतलब अदर पार्टी थर्ड पार्टी से उसने फ्रॉड कर दिया। अब फ्रॉड कर दिया तो वो तो जो थर्ड पार्टी है उसे तो यही मानेगा ना कि फर्म ने फ्रॉड किया है। गया कोर्ट में केस कर दिया, तीनों पार्टनर के ऊपर पेनल्टी लग गई 1-1 लाख रुपए की। किया किसी एक नहीं था और पेनल्टी तीनों पे लगी, तो पेनल्टी तो लगेगी। और फिर उसके बाद कोर्ट लगे हाथ ये भी बोलेगा कि फ्रॉड तो ए ने किया था, पेनल्टी तीनों पे लगी हैं। कोर्ट में तो देखेंगे। ए और बी और सी ए से कंपनसेशन ले सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? ये हो गया सेक्शन 10। तो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 11 देखो। सेक्शन 11 कहता है द
म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, इसमें इतना ही था बस। हाँ, may be decided as per the contract which may be express or implied. The mutual rights and duties of partners may be decided as per the contract, which may be express or implied. लाइन समझ में आ गई होगी। पार्टनर्स के आपस में क्या राइट्स क्या ड्यूटीज़ हैं वो आपस में बैठ के वो डिसाइड कर सकते हैं। Expressly or implied. हम्म तो ये हो गया। अगली बात देखो, द म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स में varied with the mutual consent of partners. क्या हुआ कि यहाँ तो था कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बोला था, है ना। राइट्स एंड ड्यूटीज़, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स मे बी डिसाइडेड एज पर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जो डिसाइड हो गया वही राइट्स और ड्यूटीज़ रहेंगे। और दूसरी बात कि राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स में भी वेरीड, वेरीड मतलब अलग अलग हो सकता है, ठीक है, विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के आपस में कंसेंट के साथ साथ जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं या राइट्स और ड्यूटीज़ लाइबिलिटीज़ हैं ये सारे अलग अलग पार्टनर के अलग अलग हो सकते हैं। कहानी यहाँ तक हो गई, आ गया ये समझ में। ए बी सी पार्टनर हैं, सबके अपने राइट्स और ड्यूटीज़ अलग अलग हो सकती हैं, बस शर्त यह है कि आपस में इन्होंने बैठ के डिसाइड किया हो। सेक्शन नंबर 12। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म। कंडक्ट मतलब चलाना, है ना। तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म, फर्म का व्यापार कैसे चलता है। फर्म का व्यापार
कैसे चलता है। देखे जरा कैसे चलता है फर्म का व्यापार। तो एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट actively in the business of firm है। बिजनेस जो है फर्म की, जो पार्टनरशिप फर्म का जो व्यापार है वो कैसे चलता है। तो एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट, सबके पास अधिकार है कि बिजनेस की जो एक्टिविटी चल रही हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करे। ऐसा नहीं है कि कोई मना कर दे तूने कम पैसे दिए हैं, तेरा कोई अधिकार नहीं बनता बोलने का, या बिजनेस करने का तेरा कोई अधिकार नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू attend his duties diligently। सभी पार्टनर को ये पूरी तरह से अधिकार है कि वो अपना काम एक डिलीजेंटली करे, मतलब एकदम मेहनत लगा के कर सकता है, हार्ड वर्क कर सकता है। ठीक है, मतलब लगन से। लगन। द डिसीजन रिलेटिंग ordinary business, the decision relating ordinary business has to be taken by the consent of majority partners but decision relating change in the nature of business has to be taken by all partners। तीसरी बात क्या कह रहा है कि कोई आम तौर पे बिजनेस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो मेजॉरिटी पार्टनर्स के कंसेंट के बेसिस पे चला जा सकता है। मेजॉरिटी मतलब मोर देन 51% पार्टनर्स के कंसेंट के बेसिस पर ऑर्डिनरी बिजनेस का डिसीजन लिया जा सकता है। जैसे अगर 7 पार्टनर हैं तो 7 पार्टनर हैं तो 7 का आधा 3.5 यानी कि 4 पार्टनर्स किसी एक रिलेटेड डिसीजन को दे दें तो ठीक है, वो ऑर्डिनरी बिजनेस का माना जाएगा, वो डिसीजन माना जाएगा ऑर्डिनरी बिजनेस का, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बिजनेस का नेचर ही चेंज करने के बारे में डिसीजन लेना है तो मेजॉरिटी पे नहीं जाएंगे, तब फिर सारे पार्टनर्स का कंसेंट माना जाएगा। पूरा बिजनेस चेंज कर रहे हैं, पूरा बिजनेस का नेचर ही चेंज कर, जैसे पहले कपड़े बेचते थे अब धनिया पुदीना बेचेंगे, सारे पार्टनर लगेंगे। समझे। छोटा मोटा डिसीजन है, जैसे कपड़ों का ही है तो कपड़े में जो है कि बेच रहे थे, अब डिस्काउंट पहले 20% दे रहे थे, अब
25% का डिस्काउंट लेना है, मतलब डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, सेल लगाना चाह रहे हैं कपड़ा 500 की सेल, हर संडे शाम को 5 बजे से 500 की सेल। तो ये ऑर्डिनरी बिजनेस का डिसीज़न है और ये लिया जा सकता है, मेजॉरिटी पार्टनर्स का कंसेंट ले लो और चल जाओ आगे। लेकिन अब पूरा का पूरा बिजनेस ही बदल रहे हो, कपड़े की दुकान हटा के वहाँ सब्जी और राशन की दुकान लगाना चाह रहे हो, तब सबका डिसीजन लेना है। अगली बात, द पार्टनर हैज़ द राइट टू एक्सेस और to inspect the books, राइट टू क्या लिखा है वो? access or to inspect the books of accounts of firm के बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है, एक पार्टनर के पास ये अधिकार है। देख सकता है क्या क्या ट्रांजेक्शन हो गया। बिल्कुल। तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 12, ठीक है ना। अब अगले सेक्शन पे आते हैं। सेक्शन नंबर 13, राइट्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर के अपने कुछ अधिकार होंगे। जब तक कोई अलग से अधिकार ना मेंशन किया जाए तब तक निम्नलिखित अधिकारों का पालन किया जा सकता है, ठीक है। अनलेस अदरवाइज मेंशन, तो जब तक मेंशन ना किया जाए, मेंशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट में अलग से अधिकार ना बताया गया हो, तब तक नीचे जो बातें बताई जाने वाली हैं वही सारे अधिकार माने जाएंगे एक पार्टनर के। पहली बात, ए पार्टनर हैज़ नो राइट to receive remuneration for participating actively in the business of फर्म। पार्टनर के पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी तरह का कोई रेमुनरेशन रिसीव करे। रेमुनरेशन मतलब पैसा, सैलरी, बोनस, कमीशन, है ना, इस तरह का कुछ भी वो रेमुनरेशन के रूप में नहीं ले सकता। अगली बात, every partner must share profits and should contribute equally in losses। कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं ना हम। हर पार्टनर प्रॉफिट और लॉस को इक्वली ही शेयर करेगा। हाँ, इसलिए लिखा है ना अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड। पार्टनरशिप डीड कौन से सेक्शन में? डीड डीड होगा, डीड के बारे में क्या लिखा है? वो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट।
याद करो एग्रीमेंट। हाँ हाँ वो मतलब मैं 12th में पढ़ा था ना, पार्टनरशिप डीड में, तो उसका भी कोई सेक्शन बना हो। A partner has the right to receive interest on capital out of the profits of the firm only. Any contribution over and above will be treated as loans ओवर एंड अबव कैपिटल, यहाँ ओवर एंड अबव के बाद कैपिटल लिख लेना। विल बी ट्रीटेड एज लोन्स और एडवांसेस। ए पार्टनर हैज़ द राइट to receive interest on loans and advances। तो अगर कैपिटल से ज़्यादा पार्टनर पैसे दे देता है फर्म को तो ज़्यादा वाला अमाउंट लोन माना जाएगा। पार्टनर के पास अधिकार है कि उस लोन पे वो ब्याज ले ले। आगे की बात अगली बात, ए पार्टनर has the right to claim indemnification from willful misconduct caused by the conduct of the partner। ये बात पीछे भी बता दिया। एक पार्टनर के किए हरकतों की वजह से अगर दूसरे पार्टनर को नुकसान हो जाता है तो दूसरे पार्टनर के पास अधिकार है कि वो कोर्ट में जाए या फिर ऐसे नॉर्मली भी पहले पार्टनर से कंपनसेशन मांग सकता है। ठीक है, अगली बात, ए पार्टनर मस्ट बी विलफुल का मतलब इच्छा अनुसार, जानबूझ के, इंडेमनीफाइड फॉर। अब देखो एक पार्टनर को इंडेमनिफिकेशन मिलेगा और किसके लिए मिलेगा है ना, इंडेमनिफिकेशन यानी कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति
सर जैसे कि वो मतलब उसकी इच्छा से उसने गलत काम किया था, उसे देना पड़ेगा क्लेम। अपनी इच्छा से जानबूझ के गलत करा है अगर अनजाने में हुआ हो तो तब तो फिर तो वो पार्टनर के ऊपर है कि वो मांगे चाहे ना मांगे। वैसे तो नहीं मांगे, गलती से हो गया तो भाई क्यों ही मांगा। और जैसे कि यहाँ पे लिखा अनलेस अदरवाइज मेंशन, मतलब अगर मेंशन नहीं है तो ये सारी कंडीशन अप्लाई होता है। हाँ, अगर मेंशन है तो वो ऐसे मानना है तो जैसा मेंशन है वैसा मानना है। ये तो सबसे बढ़ के आया है। मेंशन होने के बावजूद अगर उनने मिसकंडक्ट कर दिया फिर मेंशन वाली बातें होगी। तो मेंशन में मतलब लिखा होगा ना एग्रीमेंट में कि एट द टाइम ऑफ मिसकंडक्ट द फर्म विल फॉरफिट योर कैपिटल अमाउंट एंड यू हैव टू डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द पार्टनरशिप। तो बस वही काम हो जाएगा। एक्सपेंसेस मेड ड्यूरिंग द, देखो पार्टनर को इंडेमनिफिकेशन मिलेगा कब? एक्सपेंसेस मेड ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के काम के लिए जो खर्चे पार्टनर कर रहा है उसके लिए वो सारे खर्चों का इंडेमनिफिकेशन पार्टनर लेगा। और डेली खर्चे। हाँ, डेली के या कैसे भी, हाँ। जैसे फर्म के टैक्स पेमेंट हाँ, तो उसमें भी पार्टनर ने खुद अपनी जेब से कर दी तो ले लेगा इंडेमनिफिकेशन। और एनी एक्सपेंस मेड ड्यूरिंग इमरजेंसी के केस में कोई भी एक्सपेंस अगर पे करा है, कोई भी एक्सपेंस किया है तो उस पर ब्याज भी लेगा। इमरजेंसी में अगर पार्टनर ने कोई पेमेंट कर दी है तो अब उस पर वो ब्याज भी ले लेगा @ 6% ये तो याद है। पर एनम। ठीक है ना, ये इंटरेस्ट भी लेगा। ये वापस का फोन हुआ। अगला है सेक्शन नंबर 14 और सेक्शन 14 कहता है कि पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी किसे कही जाएगी। प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप। प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप या पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एक ही बात है। इसे पार्टनरशिप प्रॉपर्टी भी कही जा सकती है। तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या है? तो ऑल राइट्स एंड इंटरेस्ट ओरिजिनली introduced in it, वो सारे राइट्स और सारे इंटरेस्ट मतलब रुचि जो शुरुआत में इंट्रोड्यूस करे गए थे पार्टनरशिप में कि इसके ये अधिकार है, इसका ये इंटरेस्ट है, इसका ये राइट है, तो वो सारे जो है पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। प्रॉपर्टी मतलब वही अधिकार है ना। या फिर सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड। सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड मतलब कि किसी से लिए हो, कोई एसेट्स वगैरह किसी से लिए हो, ठीक है, तो वो भी अब पार्टनरशिप का माना जाएगा। या फिर गुडविल, ट्रेडमार्क,
पेटेंट, कॉपीराइट्स, जॉइंट स्टॉक, जॉइंट स्टॉक एटसेट्रा, ये सारे पार्टनरशिप के अधिकार में है, मतलब ये सब पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद कोई पर्सनल प्रॉपर्टी अगर मौजूद है, पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर इन द यूज़ ऑफ फर्म, फर्म की पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म के यूज़ में है तो वो भी पार्टनरशिप का माना जाएगा। ऑन रिकॉर्डेड, ठीक है, एट द बुक वैल्यू। और वो तो सिर्फ यूज में है ना। बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग, मतलब ऑन रिकॉर्डेड एट द बुक वैल्यू, रिकॉर्ड भी हो रहा है वो, और बुक वैल्यू पर ही रिकॉर्ड हो रहा है, जितने का ख़रीदा गया है उतने ही वैल्यू पे वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। ठीक, तो क्या क्या हो गए कि सारे राइट्स, जिन जिन चीज़ों पर पार्टनर्स के अपने अधिकार हैं वो सारे पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। पार्टनर का अधिकार मतलब कलेक्टिवली अधिकार, या यूँ कह लो सीधे फर्म का अधिकार। फर्म का अधिकार जिन चीज़ों पर है वो सब पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। कुछ एक्वायर किए गए हैं, खरीदे गए हैं एसेट हैं, उन पर भी पार्टनरशिप का अधिकार है। गुडविल वगैरह ये सारी चीज़ें जो है खरीदी गई हैं या बनाई गई हैं, उन पे पार्टनरशिप का अपना अधिकार है, प्रॉपर्टी है ये सब पार्टनरशिप की। और तो और कोई पर्सनल प्रॉपर्टी किसी पार्टनर की इस्तेमाल हो रही है फर्म में, वो भी पार्टनरशिप के प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी। हैं ये किसी पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म में इस्तेमाल हो रही है तो अब माना जाएगा कि वो फर्म की प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसे हम बुक में रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। पार्टनरशिप की जो बुक्स बन रही हैं, एग्रीमेंट हो चाहे ना हो, अगर वो बुक्स में रिकॉर्ड हो रही हैं, बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है वो, जैसे पार्टनर की खुद की अपनी बुलेट, पर्सनल बुलेट फर्म की बैलेंस शीट में दिख रही है, तो वो फर्म का हो गया। अब समझ में आ गया? ठीक है, अगला सेक्शन 15। सेक्शन 15, every partner has to right to stop the other partner। हर पार्टनर के पास अधिकार है कि वो अदर यानी दूसरे पार्टनर को स्टॉप कर दे फ्रॉम द यूज़ ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करने से सारे पार्टनर के पास अधिकार है कि वो मना कर देंगे। ठीक है, ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं। डी चाहता है कि फर्म के कंप्यूटर को इस्तेमाल करे पर्सनल अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए, तो ए बी सी के पास पूरा अधिकार है कि वो मना कर सकते हैं डी को। ठीक है, ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, बहुत पढ़ लिया आज। 11 सेक्शन हो गए।